जय हिंद दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। देखिए, रिजल्ट कैनरा बैंक के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। देखिए, रिजल्ट बढ़िया आया है, खराब आया है, ये आप अभी ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते हो जब तक कि आप लोगों को ये पता ना हो कि मार्केट क्या सोच के चल रहा है, मार्केट क्या समझ के चल रहा है, मार्केट क्या मान के चल रहा है। जो अनुमान मार्केट लगा के चल रहा है उससे देखना पड़ता है कि मार्केट के अनुमान से बेहतर रिजल्ट आया है या निगेटिव रिजल्ट आया है। ठीक है ना। तो मार्केट क्या सोच रहा है इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। नहीं तो आप क्या करोगे कि आप केवल ये बॉटम लाइन देखोगे या टॉप लाइन देखोगे कि हाँ 49 रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट कंपनी को हुआ था, या साल दर साल बेसिस पे 4200 करोड़ रुपए के आसपास का नेट प्रॉफिट हुआ था। इससे बढ़ के आ रहा है या घट के आ रहा है, इससे देखिए मतलब होता है। लेकिन मार्केट जो अनुमान लगा के चल रहा होता है उससे बेहतर आया है या खराब आया है। उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि मान लेते हैं कि मार्केट का इनका पिछला क्वार्टर 100 करोड़ का था, और इसके सेम क्वार्टर की बात करेंगे एक साल पहले कंपनी को 90 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। लेकिन अभी ये जो क्यू का रिजल्ट आने वाला है Q3 का, मार्केट इसमें मान के चल रहा है कि इस बार कंपनी का नेट प्रॉफिट 120 करोड़ आएगा। ये केवल अनुमान बता रहा हूँ, एग्जाम्पल उदाहरण बता रहा हूँ। अब ये अगर मान लेते हैं कि मार्केट 120 करोड़ को मान के चल रहा है और 110 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी को आ जाता है, कोई भी कंपनी को उदाहरण दे रहा हूं, तो पिछले क्वार्टर से भी बढ़ के आया है और इसके सेम क्वार्टर से भी बढ़ के आया है। लेकिन जो मार्केट मान के चल रहा था 120 करोड़, उससे जो है 10 करोड़ कम आया है। तो इस न्यूज को निगेटिव माना जाता है। भले ही क्यू ऑन क्यू बेसिस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बीट कर दिया है, लेकिन मार्केट के अनुमान के हिसाब से नहीं आया है, तो उसको भी मार्केट निगेटिव लेता है। और ये मैं आप लोगों को क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि ये शेयर जो है बिल्कुल अपने टॉप लेवल पे ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल अपने उच्चतम स्तर पे ट्रेड कर रहा है, जो कि आप लोग देख सकते हो 160 के आसपास। ठीक है ना। अब इसके रिजल्ट में थोड़ा भी मार्केट के अनुमान से इधर उधर हुआ तो फिर जो है दिक्कत हो सकती है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। हालांकि बढ़िया पीएसयू स्टॉक बढ़िया है बैंक का, तो पीएसयू बैंक और बढ़िया रिकवरी दिखा भी रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं कि मार्केट क्या मान के चल रहा है। ठीक है ना। देखिए, अगर आप लोग ढूंढोगे जाके तो कई सारे आप लोगों को जो है ब्रोकरेज रिपोर्ट मिल जाएंगी, और उसमें आप लोग देखोगे तो कोटक सिक्योरिटी का भी आपको दिख जाएगा, वहीं पे और भी नीचे एक साइड में दिख जाएगा, इक्रिस सिक्योरिटी का कुछ दिख जाएगा। तो ये सब मैं आप लोगों को एक ही जगह पे बताता हूँ। हालांकि कोटक का टोटल हम लोग अनुमान यहाँ पे देख लेते हैं। इनको एनआईआई में जो है नेट इंटरेस्ट इनकम में लगभग जो है मामूली बढ़त की संभावना दिख रही है, जो लगभग 9,529 करोड़ रहने की संभावना है। ठीक है ना। वार्षिक आधार पे 8% की वृद्धि और तिमाही आधार पर लगभग जो है 7% कम रहेगा। ठीक है ना, पॉप यहाँ पे। ठीक है ना। वहीं पे बात करेंगे तिमाही आधार पे जो है एनआईएम में जो है लगभग 2.5% की गिरावट आ सकती है, और पैट लगभग 3700 करोड़ रुपए के आसपास रहने का इनका अनुमान है, जो तिमाही आधार पर 7% कम है और वार्षिक आधार पर 2% बढ़त है। ये इनका अनुमान है। लेकिन कई सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट और भी आई हैं, उनको हम लोग एवरेज करके यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो देखिए, और भी ब्रोकरेज रिपोर्ट आई हैं जिनका मानना है 4200 करोड़ रुपए से लेके 5100 करोड़ रुपए के आसपास के दायरे में इनका नेट प्रॉफिट रह सकता है। ठीक है ना, जो अभी 49 करोड़ के आसपास का था। तो गिरावट का भी है, कम भी आ सकता है और ज़्यादा भी आ सकता है, इस तरीके से मार्केट मान के चल रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम में एनआईआई में देखेंगे तो लगभग 1.5% से लेकर 5% की मामूली बढ़त की जो है यहाँ पे संभावना दिख रही है। ठीक है ना, इस तरीके से। वहीं पे एनपीए की बात करेंगे तो एनपीए जो है ग्रोस एनपीए 4 पॉइंट से घट के जो है 3.8 से लेके 4% के आसपास रहने की संभावना है। मतलब इस बार नेट ग्रोस एनपीए जो है वो घटने की संभावना है। नेट एनपीए की बात करेंगे, नेट एनपीए इसमें और सुधार होकर लगभग 1.1% से 1.2%, 1.25% तक रहने का अनुमान है। अगर ये जो दोनों चीज अभी बताया है, ग्रोस एनपीए अगर ज़्यादा रहता है और नेट एनपीए भी ज़्यादा रहता है, तो फिर इसको जो है दिक्कत माना जाएगा। प्रोविजनिंग भी देखना होगा, प्रोविजनिंग में भी कंपनी कमी करती है या जस का तस रखती है, तो लगभग लग रहा है कि प्रोविजनिंग भी कंपनी जैसे पिछले क्वार्टर में था वैसे ही यहाँ पे रखने वाली है, ऐसा संभावना यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है ना। 12 एनालिस्ट का औसत यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए, ये सारा का सारा अभी मैं बता रहा था 12 एनालिस्ट का औसत, अभी देखिए ये सारे के सारे अलग अलग आप लोगों को भी यहाँ पे दिख जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि देखिए, नुआमा सबसे ज़्यादा मान के चल रहा है 5161 करोड़, और इंटरेस्ट इनकम की बात करेंगे तो लगभग 9600 करोड़ के आसपास मान के चल रहा है। और इंटरेस्ट इन मतलब मार्जिन की बात करेंगे एनआईएम, ठीक है ना,
तो इसमें जो है लगभग का 3% के आसपास का ये मान के चल रहे हैं और बाय रेटिंग दे रहे हैं, ठीक है ना। यूनिवेस्ट की बात करेंगे तो ये जो है 4200 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट मान के चल रहे हैं। इनका भी राजस्व का अनुमान सेम ही है, 9600 करोड़ के आसपास का है। मोतीलाल ओसवाल की मानेंगे तो यहाँ पे 4100 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट आ सकता है, और लगभग कह लीजिए कि 9200 करोड़ रुपए के आसपास का इनको भी इनकम की राजस्व की संभावना है, एनआई की संभावना है, ठीक है ना। और लगभग 2.8 से 3% के आसपास नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ पे इनका रहने वाला है। न्यूट्रल रेटिंग इन्होंने दिया है। एंटिक की बात करेंगे तो इन्होंने भी 4950 करोड़ रुपए के आसपास का नेट प्रॉफिट का जो है अनुमान जताया है, जो पिछले क्वार्टर के बराबर है, और 9700 करोड़ का अच्छा सा इनको जो है राजस्व की संभावना दिख रही है। एनआईआई की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। नहीं तो राजस्व तो लगभग 35-37 हजार करोड़ के आसपास कंपनी को टोटल होती है। उसमें अदर इनकम भी होती है और भी इनकम होती है, जो अभी नीचे बताऊंगा, ठीक है ना। तो 3% के आसपास का ये मार्जिन रहना चाहिए जो अनुमान आ रहा है। और आईसीआईसीआई डायरेक्ट भी 5000 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट मान के चल रहा है, और 9650 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पे माना है। कोटक भी लगभग 4800 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट मान रहा है। जेम फाइनेंशियल भी 5100 करोड़ रुपए का मान रहा है। और शेर खान जो पिछले क्वार्टर जैसे था 49,000 करोड़ के आसपास का, 4900 करोड़ रुपए के आसपास का ही मान के चला है। मार्जिन देखिए सबका जो है लगभग लगभग सेम ही है, 2.8 से 3% के आसपास का मार्जिन रहने की संभावना है, जो भी मैं आप लोगों को बता रहा था, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए इसमें ये तो सारी चीजें हो गई। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो और भी विश्लेषक अपने अपने हिसाब से जो है यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है ना। जो ये एक संशोधन नियम आया है, जो ये जो ठीक है ना, कुछ करिए लेबर कोड कह लीजिए, उससे जो है कुछ इनके खर्चे बढ़ने की संभावना भी है। तो उससे भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। प्रोविजनिंग की बात करेंगे तो वो आएगा तो आप लोगों को बताऊंगा। थोड़ा बहुत जो है अंतर रह सकता है। टोटल अगर इनकम की बात करेंगे 34,000 करोड़ से लेके 35,000 करोड़ के आसपास जो है ग्रोस एनपी जो ग्रोस जो है नेट इनकम हो सकती है, ऐसी संभावना यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है ना। इस तरीके से अभी देखिए वही नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करेंगे तो 9,587 करोड़ के आसपास का रहने की संभावना है। जो देखेंगे तो पिछले क्वार्टर से जो 9,327 करोड़ था, उससे 2-2.5% की बढ़त की संभावना यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है ना। अदर इनकम भी 5,000 करोड़ से लेके 5,500 करोड़ के आसपास का रहेगा, जो पिछले क्वार्टर में 5,150 करोड़ था, जो 3 से 5% के आसपास की वृद्धि दिखा रहा है। तो ये आप लोगों को इससे भी देखना है और उससे भी देखना है, ठीक है ना। टोटल रेवेन्यू की बात करेंगे तो लगभग 14,000 करोड़ रुपए से 15,000 करोड़ रुपए के आसपास रहेगा, जो पिछले क्वार्टर में 14,500 करोड़ के आसपास था, जो 3 से 5%, 3.5% की कह लीजिए वृद्धि दिखा रहा है। और टोटल अगर नेट इनकम की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे टोटल इनकम की, तो लगभग 34,000 करोड़ से लेके जो है 36,000 करोड़ के आसपास का रहेगा, जो कि पिछले क्वार्टर में 34,700 करोड़ के आसपास का यहाँ पे था, ठीक है ना। इस तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है ना भाई, ठीक है। बाकी देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है, कैसा नहीं रिजल्ट आता है, ठीक है ना। रिजल्ट मेरे हिसाब से नॉर्मल ही आएगा, जैसे पिछले क्वार्टर में रिजल्ट आया था। मुझे लग रहा है कि सेम टू सेम वैसे ही उसी को मैच करेगा, थोड़ा बहुत का अंतर इधर उधर हो सकता है, ऐसी संभावना यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना। देख लीजिएगा, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब भी रिजल्ट आएगा आप लोगों को अपडेट दे दूंगा। डिविडेंड टूडेंट कुछ भी कंपनी ने अनाउंस नहीं किया है, ठीक है ना।